अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से देखिएगा, ना कि किसी सियासी वर्कर की हैसियत से, क्योंकि तब ही आप इस वीडियो का लॉजिक समझ सकेंगे। आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि हमारी हुकूमत और पाक आर्मी दोनों एक ही पेज पर हैं। और जैसे ही उनकी हुकूमत को गिराया गया, उन्होंने यही बयानिया मुखालफ कर दिया और कहा कि फौज ने हमारी हुकूमत गिराई है और जनरल बाजवा गद्दार वतन है। आज नून लीग भी यही बात कर रही है कि नून लीग की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक ही पेज पर हैं, और इस तरह की बातें दोहराई जाएंगी जब तक नून लीग की हुकूमत रहेगी। और जैसे ही नून लीग की हुकूमत गिरा दी जाएगी, इत्तेहादी हुकूमत गिरा दी जाएगी, तो फिर वही काम शुरू होगा जो कि नवाज शरीफ कहते रहे हैं कि जर्नैलों को अपनी हदों का तयन करना चाहिए। ये कौन होते हैं हुकूमती मामलात में मुदाखलत करने वाले? जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज मुल्क की तारीख के हवाले से भी, और इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पार्टियों को इस्तेमाल करती है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, किस तरह से उनको इतना जहनी मफलूज किया गया कि वो नजूमियों के पास जाते थे कि जनाब हमें कोई इलेक्शन के लिए अच्छी सी तारीख दे दें। अपनी हाथों की लकीरें बाकायदा तौर पर प्रिंट करवा कर पाकिस्तान के बहुत बड़े नजूमी M.A. मलिक साहब के पास भिजवाते थे कि ये लकीरें देकर बताएं कि मेरे जो मुस्तकबिल है उसमें क्या कुछ हो सकता है। इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट उनको ज़हनी मफलूज कर सकती थी, तो फिर इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ साहब तो आजकल की चीज़ ही कोई नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो सियासतदान थे जिन जो आए तो मुतनाज़ तरीके से, लेकिन जैसे जैसे वो हुकूमत में घुसते गए, उनकी और अवाम के दरमियान जो एक राबता था वो बहुत ज़्यादा बहाल होता गया, और मकबूलियत उनकी आसमानों को छूने वाली थी, क्योंकि उन्होंने कुछ इकदामात ऐसे किए थे जो कि आज तक मुल्क पाकिस्तान की तारीख में कोई भी लीडर नहीं कर सका, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। सबसे पहला उनका बड़ा कारनामा 1971 की जंग जब हुई, तो पाकिस्तान के तकरीबन 70,000 कैदी उस वक़्त इंडिया में कैद हो चुके थे, और उनको वापस बुलाने का जो माहदा है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। दूसरा उनका बड़ा काम ये था कि 1973 में एक कानून पास कराया जिसमें कादियानियों को काफ़िर करार दे दिया गया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा कानून जो उन्होंने पास करवाया बन चुका था, और इससे वहाँ में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तीसरा उनका बड़ा इकदाम वो ये था कि 1974 में आलम इस्लाम की सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम आलम इस्लाम के बड़े-बड़े जो मशीरान थे, वज़ीर थे, वज़ीर-ए-आज़म थे और सदूर थे, तमाम ने शिरकत की, और एक दुनिया को मैसेज गया, और साथ ही उन्होंने बादशाही मस्जिद में नमाज भी अदा की। ये वही आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस है जो आजकल इमरान खान साहब ने करवाई थी अपनी हुकूमत जाने से पहले, और उसी की बुनियाद पर आज तक इमरान खान को मुहिब वतन भी कहा जाता है और आलम इस्लाम का लीडर भी कहा जाता है। उस वक़्त आलम इस्लाम के लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बने हुए थे, तब जब के उन पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का खतरा भी मंडराने लगा था। चौथा उनका बड़ा इकदाम ये था कि जब उन्होंने एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदा, तो उस वक़्त दुनिया का दबाव बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़ चुका था। पाकिस्तान इतनी बड़ी मईशत की ताकत नहीं था कि जो ये दबाव बर्दाश्त कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने ललकारते हुए आलम इस्लाम को कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी प्लांट ज़रूर बनाएँगे। जनरल कज़ाफ़ी की मदद से एटम बम भी बनाया गया। ये सारा काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान का इस्लामिक टच भी यहाँ पर दे दिया गया, गैरतमंदाना टच भी दे दिया गया, उसके बाद जुर्रतमंदाना टच भी दे दिया गया, और जो ये कहते हैं कि हम बहादुरी की एक दास्तान है, वो टच भी दे दिया गया था। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये तकरीबन तमाम टच उस वक़्त दे दिए थे और बाकायदा तौर पर उन पर अमल दरामद कराया था, सिर्फ़ बातें ही नहीं की थी। लेकिन फिर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्यों इतना मफलूज किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाना चाहा, जिस तरह इमरान खान के साथ कुछ मशीर बराए अमूर इस्टेब्लिशमेंट के थे, इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी कुछ मशीर बराए अमूर इस्टेब्लिशमेंट के मौजूद थे, जो बार-बार उन्हें बताते रहते थे कि इलेक्शन अभी ना करवाएँ, आपकी हुकूमत गिर सकती है, अभी आप अवाम में इतने ज़्यादा मकबूल नहीं। इसी तरह से जब उनको दोबारा से धांधली के ज़रिए जितवाया गया 1977 के इलेक्शन में, अब आप ये कहेंगे कि उनको गिराने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट ही थी और उनको आप धांधली के ज़रिए जितवाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, तो क्यों? ये मैं आपको बता दूं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी सियासी ज़िंदगी के पीक पर थे, उस वक़्त अगर वो इलेक्शन जीतते अपने बलबूते पर, तो फिर वो फैसले खुद करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मैं अब जीतूँगा 2 तिहाई अक्सरियत से, तो इनको डर है कि मैं फैसले खुद करूँगा और इनके खिलाफ कानून बनाता रहूँगा। लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं,
इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया, 2/3 अक्सरियत से खुद नहीं जीतने दिया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन में कभी भी मुल्क पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एसएसपी साहबान को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, तहसीलदार और पटवारियों को मरासले भेजे जाएँ कि आप किसी भी मुल्क के फलां सियासी लीडर के लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार हो जाएँ। जबकि सियासी लीडरान को ज़्यादातर दूर रखा गया इस इलेक्शन कैंपेन से। इस इलेक्शन कैंपेन से तमाम सियासी लीडरान को दूर रखना और फिर तमाम सरकारी अफसरान को इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर डाल देना सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह थी ताकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब कल हुकूमत में आएँ तो इनको हम बता सकें जनाब आप हमारी ही मदद के ज़रिए हुकूमत में आए हैं और आप कोई ऐसा कानून पास नहीं करेंगे जिसमें हमारी मर्ज़ी ना हो। इस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जितवाया गया। अब बात कर लेते हैं नून लीग के मुतल्लिक़। तो नून लीग इस वक़्त पाकिस्तान के 13 जमाती इत्तेहाद के साथ हुकूमत कर रही है। 13 जमाती इत्तेहाद से मुराद आप यही लगा लें कि 13 खुदा पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, जिनमें कुछ की ताकत ज़्यादा है, कुछ की कम है, किसी की सीटें नून लीग की ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में तो किसी की कम हैं, जिस तरह के जमीयत उलमा इस्लाम की। अब ये 13 खुदा जब भी कोई बिल पास करने लगेंगे, कोई फैसला करने लगेंगे, तो इनमें से अगर 1-2 खुदा भी भड़क उठा, तो वो पाकिस्तान के हक में फैसला अच्छा नहीं हो सकेगा। कुछ लोग अगर फैसले अच्छे भी हुए, उनको मानने भी लगते, तो उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला मंजूर नहीं होगा, तो ये फैसले भी इसी तरह से ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे और मुल्क पाकिस्तान के साथ चंद लोग बैठकर खिलवाड़ करते रहेंगे। इसी वजह से मैं आपसे अपील करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी शख्स को चुनें जो कि इस वक़्त 2/3 अक्सरियत का मालिक हो और सिर्फ़ पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल यही है कि कोई अकेली पार्टी, अकेली वाहिद जमात 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आए, बगैर किसी के सहारे के, बगैर किसी लाठी के, जिस तरह से इमरान खान आता रहा, नवाज शरीफ आता रहा, शहबाज शरीफ भी आया। उसके साथ-साथ बाकी तमाम जितने भी पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं, ये तमाम किसी न किसी सहारे के ज़रिए ज़रूर आए हैं और तब ही अब मामलात ठीक होंगे जब कोई भी शख्स बगैर किसी सहारे के पाकिस्तान की हुकूमत में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।